नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी मामले में एलजी की ताकत पर मांगा जवाब। दिल्ली सरकार ने दायर की थी याचिका। एलजी ने एमसीडी में 10 एल्डरमैन्स को किया था नामित। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई मंत्री स्तरीय बैठक सीबीएम मुद्दे पर हुई आयोजित। सीबीएम है यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा। और G7 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे जापान। यूक्रेन समस्या हो सकता है समिट का मुख्य एजेंडा। क्वाड की बैठक को किया कैंसिल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी या दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्य के मामले में उपराज्यपाल की शक्ति के स्रोत पर जवाब मांगा है। दरअसल उपराज्यपाल ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन्स को नामित किया है। इसे दिल्ली की सरकार ने संविधान और कानून के विपरीत माना और सर्वोच्च अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही याचिका में पिछले नामांकन को रद्द करने की मांग भी की गई। इसके अलावा याचिका में दिल्ली नगर निगम के अधिनियम की धारा 3(3)(b) के तहत उपराज्यपाल के कार्यालय को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार एमसीडी में सदस्यों को नामित करेगा। वर्तमान में एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। निर्वाचित सदस्यों में आम आदमी पार्टी के 134 और भारतीय जनता पार्टी के 104 सदस्य हैं। कांग्रेस 9 सदस्यों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं मनोनीत सदस्यों का मनोनयन उपराज्यपाल करते हैं। इसका मनोनयन दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत किया गया है। इस अधिनियम के तहत उपराज्यपाल एमसीडी प्रशासक की भूमिका सौंपी गई है। इस तरह ये उपराज्यपाल की वैधानिक ताकत है। हालांकि इन ताकतों में स्पष्टीकरण का अभाव है। इसमें यह बात क्लियर नहीं है कि इस संबंध में उपराज्यपाल की ताकत विवेकाधीन है या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन है। दिल्ली संविधान की अनुसूची 1 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश है, मगर 69वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल अनुच्छेद 239A के तहत इसे विशेष दर्जा मिला है। इस अनुच्छेद के मुताबिक यहाँ का प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा होता है। उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के 3 विषयों सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून बनाने की ताकत नहीं दी गई है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। 11 मई से यह बैच प्रारंभ हो चुका है। शाम 6 बजे इसकी निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट प्राप्त करने हेतु विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और कोर्स की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए। उधर भारत यूरोपीय संघ व्यापार और तकनीकी परिषद की बैठक के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है। यह बैठक यूरोपीय संघ के CBAM को लागू करने के दरमियान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आयोजित की गई है। CBAM का पूरा नाम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। यूरोपीय संघ ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 के दौरान इसे पेश किया था। इसके तहत यूरोपीय संघ की सीमा में दाखिल होने वाले उन सभी सामानों पर टैक्स लगाया जाएगा जिसके उत्पादन के दौरान कार्बन रिलीज हुआ है। इस टैक्स को कार्बन बॉर्डर टैक्स का नाम दिया गया है। यह टैक्स सामान के उत्पादन के दौरान रिलीज कार्बन की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। इस टैक्स का मकसद कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। यह टैक्स यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। यूरोपियन ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने की एक पहल है। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना मॉस्ट्रिच संधि के तहत साल 1993 में की गई थी। यह अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साथ ही यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार भी है। वहीं भारत यूरोपीय संघ व्यापार और तकनीकी परिषद का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की घोषणा के तहत की गई है।
इसकी घोषणा अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका मकसद व्यापार, भरोसेमंद तकनीकी और सुरक्षा के गठजोड़ में मौजूद रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाना था। क्वाड की बैठक को कैंसिल करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट के एक दिन पहले जापान पहुंचे। इस बार G7 समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। यहां समिट का मुख्य एजेंडा यूक्रेन समस्या को माना जा रहा है। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस ग्रुप का हिस्सा है। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समूह मानता है। इसके प्रमुख मूल्य स्वतंत्रता व मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र व कानून का शासन और समृद्धि व सतत विकास हैं। शुरुआत में यह 6 देशों का एक समूह था। इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह G7 बन गया। फिर 1977 में यूरोपीय संघ को भी इसमें भाग लेने का इनविटेशन भेजा गया। गौरतलब है कि G7 किसी संधि पर आधारित नहीं है। इसका कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह अपने हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य रोटेशन के आधार पर इस समूह की अध्यक्षता करता है। यूरोपीय संघ रोटेशन का हिस्सा नहीं है। अध्यक्ष 2 दिवसीय सालाना समिति की मेजबानी करते हैं। फिर परंपरा के मुताबिक मेजबान नेता एक अंतिम बयान या विज्ञप्ति जारी करते हैं। इसमें सहमत पहलों और नीतिगत प्रगति का सार होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूरोपियन यूनियन से, एशियान से, सार्क से या फिर USA से? अगला प्रश्न है G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार G7 समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। यूरोपीय संघ इस ग्रुप का हिस्सा है और रोटेशन के आधार पर इसकी अध्यक्षता करता है। इसका स्थायी सचिवालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 4। अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दल बदल कानून, राज्यसभा में सीटों के आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है, राजभाषा से। इसका सही जवाब है विकल्प C यानी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों एक साइकोएक्टिव ड्रग हैं। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अल्कोहल पेय पदार्थ विनियम 2018 के तहत भी मेथनॉल को रेगुलेट किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प B यानी केवल पहला और तीसरा कथन सही है। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, ना कि अनुसूची 2 में। चलिए फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।